हेलो फ्रेंड्स, so today we discuss in community medicine chicken pox. So first of all आपको याद रखना है in respiratory infection there is a many more disease like chicken pox, small pox, measles, mumps, influenza and diphtheria. So today we discuss about chicken pox. So first of all अगर थियोरेटिकल एग्जाम में आप चिकन पॉक्स लिखते हो तो फर्स्ट आपको ऐसे टॉपिक वाइज लिखना होता है। फर्स्ट लिखना है डेफिनेशन, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट। उसमें भी तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एजेंट फैक्टर, देन होस्ट फैक्टर एंड देन इन्वायरमेंटल फैक्टर। देन आपको ट्रांसमिशन लिखना है, देन आपको इंक्यूबेशन पीरियड लिखना होता है वो इन्फेक्शन का, देन आपको क्लिनिकल फीचर लिखना है, देन आपको कॉम्प्लिकेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और एट द एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लिखना होता है। सो टुडे इन चिकन पॉक्स आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 2 वीक्स होता है एंड जो क्लिनिकल फीचर है वो दो स्टेज में होगी। फर्स्ट प्री इरप्टिव स्टेज होता है एंड सेकंड इरप्टिव स्टेज होता है एंड लास्ट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। उसमें आप दो टाइप से प्रिवेंट कर सकते हो, या तो आप इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे या तो आप वेरिसेला वैक्सीन प्रिस्क्राइब करते हो या उसको देते हो। तो ऐसे ये जो चिकन पॉक्स है उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कम्युनिटी मेडिसिन में आप चिकन पॉक्स लिखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट, इंक्यूबेशन पीरियड एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये चार जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये आपको याद रखना ही होती है। लेट्स सी इन डिटेल। सो नाउ चिकन पॉक्स, ये जो चिकन पॉक्स है उसको ऑल्सो वेरिसेला भी कहते हैं इन गुजराती में हम उसको अच्छबड़ा से जानते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, चिकन पॉक्स या वेरिसेला इज एक्यूट एंड हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होता है कॉज बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो एजेंट कौन सा होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर, मलाइस एंड टिपिकल वेसिकुलर रेस। मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें आपको वेसिकुलर रेसेस होते हैं। नाउ इट अकर वर्ल्ड वाइड इन बोथ एपिडेमिक एंड एंडेमिक फॉर्म, मतलब वो एपिडेमिक डिजीज भी हो सकता है या एंडेमिक फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ चिकन पॉक्स एंड हर्पिस जोस्टर आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शन बट द सेम वायरस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो वेरिसोला जो जोस्टर वायरस है वो दो टाइप्स के डिजीज कर सकता है, या तो चिकन पॉक्स भी करेगा या तो हर्पिस जोस्टर भी करता है, पर उसके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, मतलब जो क्लिनिकल सिम्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पर ये जो दोनों डिजीज है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से ही होती है, तो ये आपको याद रखना है। सो नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इन कम्युनिटी मेडिसिन में जो डिजीज होते हैं उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। नाउ ग्लोबली चिकन पॉक्स causes approximately 4.2 मिलियन सीवियर कॉम्प्लिकेशन। ऐसे भी केस होते हैं जिसमें 4.2 मिलियन ऐसे केसेस जिसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड ऑल्सो एनुअली 4,200 डेथ होती है ड्यू टू चिकन पॉक्स। इन द प्री वैक्सीन एरा, जब वैक्सीन फाउंड नहीं हुई थी तब जो केस फेटालिटी थी वो वेरी हाई थी, अराउंड 3 पर लाख केसेस में फेटालिटी होती थी। नाउ इन अदरवाइज हेल्थी चिल्ड्रन, मतलब कि अगर चिल्ड्रन हेल्थी है, उसमें माल नरिश नहीं है, तो वहां पे जो चिकन पॉक्स है वो यूजुअली माइल्ड या सेल्फ लिमिटिंग डिजीज था। बट इन द इंसिडेंस एंड सिवियरिटी ऑफ द हर्पिस जोस्टर इज इंक्रीज विद द एज। तो हमने आगे देखा ये जो वायरस है वो दो डिजीज करता है, या तो चिकन पॉक्स भी करता है और एट द एंड जब आपकी एज इंक्रीज होती है ओल्ड एज में तब वो हर्पिस जोस्टर करता है। तो जो हर्पिस जोस्टर होता है उसका जो सिवियरिटी है वो वेरी हाई होती है और वो पर्टिकुलरली जब आपकी एज 50 ईयर के अराउंड होती है तब आपको वो डिजीज होता है। तो ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट याद रखना है। नाउ एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट, उसमें आपको तीन याद रखना है, एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये कॉजेस होते हैं जो डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एजेंट फैक्टर। उसमें फर्स्ट एजेंट, पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो डिजीज करता है। ऑल्सो कॉल एज अ ह्यूमन हर्पिस वायरस थी HHV3, उसमें हमें उसको हर्पिस वायरस भी कहते हैं क्योंकि ये ऑल्सो हर्पिस डिजीज भी करता है ना, ऑल्सो ये चिकन पॉक्स भी करता है। नाउ प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी ये क्या कौन सा इन्फेक्शन करता है, चिकन पॉक्स का। फिर उसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो लेटेंट स्टेट में चला जाएगा, वो भी नर्व गैंग्लिया होती है वहां पे वो लेटेंट स्टेज में रहता है, और जब भी आप की एडवांस एज होती है तब वो वायरस होता है वो रीएक्टिवेशन होगा और फिर वो आपको हर्पिस जोस्टर करता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट आपको इन चाइल्डहुड में चिकन पॉक्स होता है, देन वो जो डिजीज है वो लेटेंट स्टेज में चला जाता है और एट द एंड जब एडवांस एज होती है तब आपको वो हर्पिस जोस्टर करता है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, तो मोस्टली यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जो केस होता है चिकन पॉक्स का वही। यहाँ पे आपको सब क्लिनिकल केस है वो इन्फेक्शियस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली जब केस होता है
है चिकन पॉक्स में, जिसमें आपको रैशेस होती है, उससे ही मोस्टली इन्फेक्शन होता है। वायरस इज प्रेजेंट इज अब यहाँ पे जो वायरस है वो प्रेजेंट होता है या तो ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन होता है कफ या उसमें, और ऑल्सो जो स्किन एंड म्यूकोजल लेशन होते हैं लाइक जो रैशेस होती है उससे जो वायरस है वो स्प्रेड होता है। तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन याद रखना है आपको। नाउ ये जो रेसेस होती है बॉडी के ऊपर, उसमें जो वेसिकुलर फ्लूइड होता है वो मोर इन्फेक्शियस होता है, पर जब जो रेसेस है वो हील हो जाती है तो वो जो स्कैब्स होते हैं वो जनरली नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। नाउ थर्ड इज द इन्फेक्टिविटी या कम्युनिकेबिलिटी। तो यहाँ पे जो उसकी इन्फेक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, तो जब रेसेस बॉडी में अपियर होती है उसके 2 दिन पहले और जो अपियर हो जाती है उसके 4 दिन बाद, ये आपको याद रखना है। तो उसमें आपको याद रखना है 2 days आफ्टर एंड 2 days बिफोर, मतलब कि 4 days, इतना आपको याद रखना है। नाउ इन्फेक्टिविटी एंड व्हेन ऑल लेसन हैव क्रस्ट, जब ऑल लेसन हील हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी, तब उसकी इन्फेक्टिविटी होती है वो एंड हो जाएगी। एंड फोर्थ इज अ सेकेंडरी अटैक रेट। तो चिकन पॉक्स वो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए उसका सेकेंडरी अटैक रेट होता है वो भी 90% अप्रोक्सीमेटली वो सेकेंडरी अटैक करता ही है। अमंग ससेप्टिबल हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट, जब जहाँ पे हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट होता है तब वो दूसरे पर्सन में सेकेंडरी अटैक करता है। तो ये आपको याद रखना है, ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए इसका सेकेंडरी अटैक रेट अराउंड 90% होता है। नाउ सेकंड इज अ होस्ट फैक्टर। सो होस्ट फैक्टर में फर्स्ट इज अ एज। यहाँ पे जो चिकन पॉक्स है वो यूजुअली चाइल्डहुड डिजीज है, इसलिए वो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, वो भी बिलो 10 ईयर चिल्ड्रन होते हैं उसको कॉमनली इफेक्ट करता है। नाउ डिजीज कैन बी मोर सीवियर इन एडल्ट। अगर एडल्ट को डिजीज होता है तो यहाँ पे जो सारे सिम्टम है वो एडल्ट में मोर सीवियर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नाउ सेकंड इज अ इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन अटैक यूजुअली गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो अटैक वन अटैक रेट होता है वो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, इसलिए सेकंड अटैक जो होता है वो रेयर होता है। नाउ मैटरनल एंटीबॉडी प्रोटेक्ट इन्फेंट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ, उसमें जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है तब मैटरनल एंटीबॉडी इन्फेक्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ थर्ड इज अ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मैटरनल को इन्फेक्शन है तो मे बी वो इन्फेंट या जो उसके चाइल्ड है उसको इन्फेक्शन दे सकता है, और उसमें भी कंजेनिटल डिजीज होता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम। तो ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं आपको कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को इन्फेक्शन है तो वो अपने जो इन्फेंट है उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और वो भी कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ थर्ड इज अ इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो इन टेम्परेट रीजन, मतलब कि जहाँ पे गर्मी बहुत होती है तब उसका जो पीक इंसिडेंस कब होता है, विंटर एंड स्प्रिंग में ये जो चिकन पॉक्स है वो मोर कॉमन होता है। बट इन ट्रॉपिकल रीजन देयर इज अ पीक इन द कूलेस्ट एंड ड्राइएस्ट मंथ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उसका जो इंसिडेंस है वो पीक होता है। नाउ ट्रांसमिशन। तो ये जो डिजीज है वो रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसलिए ये मेनली पर्सन टू पर्सन ही ट्रांसमिट होता है, वो भी बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड ऑल्सो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द लेसन। अगर आपको स्किन में लेसन हो रहा है तो अगर उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तब भी वो ट्रांसमिट होता है, एंड ड्यूरिंग कफ या इससे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे भी आपको ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसमिशन याद रखना है। ऑल्सो पोर्टल ऑफ द एंट्री। अब ये जो वायरस है उसकी एंट्री कहाँ से होती है, तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक माउथ से उसकी एंट्री होती है, एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंटल ट्रांसमिशन भी होता है क्योंकि ये मैटरनल के थ्रू इन्फेंट में भी जा सकता है, एंड ऑल्सो वो कॉज करेगा कंजेनिटल वेरिसेला, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने आगे भी देखा है। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली अराउंड 14 to 16 डेज होता है, अराउंड 2 वीक्स, तो ये आपको याद रखना हो। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो क्लिनिकल फीचर्स है वो 2 स्टेज में होते हैं, फर्स्ट प्री इरप्टिव स्टेज एंड सेकंड इज अ इरप्टिव स्टेज। सो फर्स्ट इज अ प्री इरप्टिव स्टेज। नाउ प्री इरप्टिव स्टेज यूजुअली इन चिल्ड्रन में अगर डिजीज होता है तो वो यूजुअली अराउंड 1 डे ही होते हैं। उसमें अगर आपको प्री इरप्टिव स्टेज में कौन कौन से सिम्टम होते हैं, लाइक फीवर, मलाइस मतलब कि जनरलाइज बॉडी वीकनेस, देन चिल्स या शिवरिंग भी हो सकती है, एंड ऑल्सो बैक एक भी हो सकता है। पर अगर जो डिजीज या जो चिकन पॉक्स है वो अगर एडल्ट को हुआ है तो जो सिम्टम है वो जो सारे सिम्टम है वो सीवियर होते हैं, और वो अराउंड 2 to 3 डेज रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर चिल्ड्रन को होता है तो अराउंड 1 डे होता है, और अगर एडल्ट को होता है तो अराउंड 2 to 3 डेज होते हैं। नाउ सेकंड इज अ इरप्टिव स्टेज। इसमें आपको टिपिकल रेसेस होती है बॉडी में, तो इसलिए उसको इरप्टिव स्टेज कहते हैं क्योंकि उसमें आपको इरप्शन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इरप्शन का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये जो रेसेस होती है वो सिमेट्रिकल होती है,
फर्स्ट वो अपीयर होती है ऑन द ट्रंक में एंड देन वो स्प्रेड होगी फेस में, आर्म्स में एंड ऑल्सो लेग्स में भी स्प्रेड होती है। पर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जो पाम्स एंड सोल्स होते हैं यूजुअली नॉट अफेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे आपको रैशेस नहीं होती है। तो ये वाइवा क्वेश्चन है। नाउ सेकंड इज द स्टेजेस। अब ये जो इरप्शन है उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट आपको मैक्यूल्स होगा, देन वो पेप्यूल्स में कन्वर्ट होता है, देन वेसिकल एंड एट द एंड जब हील हो जाएगा तब वहां पे क्रस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर ये जो वेसिकल होते हैं उसमें क्लियर फ्लूइड होता है, इसलिए उसको ड्यू ड्रॉप्स भी कहते हैं। अब ये जो वेसिकल होते हैं उसको ड्यू ड्रॉप्स क्यों कहते हैं, सो इन चिकन पॉक्स में जो वेसिकल होते हैं वो लाइक ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे उसको ड्यू ड्रॉप्स कहा गया है क्योंकि उसमें जो वाटर होता है उसमें वो जो वाटर है वो क्लियर वाटर ड्रॉप जैसा होता है, ऐसा ऐसा सेम दिखता है, इसलिए यहाँ पे उसको ड्यू ड्रॉप्स लाइक कहते हैं। नाउ थर्ड इज अ प्लियोमॉर्फिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रेस इज सीन एट द सेम टाइम, मतलब कि बॉडी में आपको सेम टाइम में ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस होती है। उसमें पेप्यूल भी प्रेजेंट होता है, मैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, वेसिकल भी प्रेजेंट होगा और क्रस्ट, ये जो चारों स्टेज होते हैं वो एक ही टाइम पे आपको दिखते हैं। इसलिए ये जो फीचर है चिकन पॉक्स का उसको प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये वाइवा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नाउ कॉम्प्लिकेशन, सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज द न्यूमोनिया, क्योंकि ये इन्फेंट में या चिल्ड्रन में होता है इसलिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन न्यूमोनिया है। ऑल्सो वेरिसिला हेमरेजी का भी हो सकता है एंड एनसेफेलाइटिस भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अब हम उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो यूजुअली ये क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है, जैसे कि रेसेस या जो फीवर है उसको देख के ही हम डायग्नोस कर देते हैं। पर अगर आपको लेबोरेटरी भी डायग्नोस करना होता है तो उसमें पीसीआर फॉर द वेरिसोला जोस्टर वायरस डीएनए, उसमें आपको पीसीआर करना होता है। तो ये भी ऑल्सो हम इससे भी लेबोरेटरी डायग्नोस कर सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट, यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना होता है, जैसे कि एडिक्वेट फ्लूइड या न्यूट्रिशन देना होता है एंड ऑल्सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देनी होती है, जैसे कि फीवर है तो उसमें एंटीपायरेटिक या ईचिंग है तो उसमें आपको वो जो सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है वो देनी होती है। नाउ मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर उसको सीवियर डिजीज और जो सीवियर सिम्टम है तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको एसाइक्लोप्रोविर मेडिसिन होती है वो देनी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है तो उसमें कौन सी मेडिसिन देनी है, तो आपको याद रखना है हम उसको एसाइक्लोविर दे सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज अ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइसोलेशन करना है। अब उसमें क्या करना है कि पेशेंट को आइसोलेट करना है अंटिल ऑल लेशन हैव क्रस्ट, जब तक वो लेशन क्रश नहीं हो जाते तब को पेशेंट आइसोलेट करना होता है, क्योंकि ये जो डिजीज है वो हाईली इन्फेक्शियस होता है इसलिए। सेकंड आपको VZIG, मतलब उसमें आपको वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देना होता है। ये यूजुअली आफ्टर एक्सपोजर के बाद देना होता है और वो भी जो हाई रिस्क पर्सन होते हैं उसमें हम देते हैं। बेस्ट गिवन प्रेफरेबली विद इन 72 आवर, जब जो डिजीज स्टार्ट होता है उसके 72 आवर्स में हम दे सकते हैं। अब उसमें हाई रिस्क पेशेंट जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एंड लास्ट इज द वैक्सीन, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें हम लाइव एटेन्यूएटेड वेरिसेला वैक्सीन देते हैं फॉर प्रिवेंशन। अब जो डिजीज है उसका प्रिवेंशन के लिए तो हमें ऑब्वियसली वैक्सीन ही देती हो, पर वो भी लाइव वैक्सीन होती है, उसमें 2 डोजेस देने होते हैं अकॉर्डिंग टू जो एप्लीकेबल शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग देनी होती है। नाउ वैक्सीन क्या करती है, डिजीज को प्रिवेंट भी करती है एंड ऑल्सो उसकी जो सीवियरिटी है उसको रिड्यूस करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ वैक्सीन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, अगर प्रेगनेंसी है तब हमें वैक्सीन नहीं देना है, अगर पेशेंट सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है तब भी हमें नहीं देना है, अगर उसको वैक्सीन कंपोनेंट से सीवियर एलर्जी है तब भी नहीं देते हैं हम, अगर ऐसे सिचुएशन है तब हम वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।